नमस्कार, जी राजस्थान न्यूज पर खास पेशकश आपका बजट में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब में कई सारे बदलाव किए हैं। अब 3 लाख रुपए की सालाना इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर का सपना साकार करने के लिए शहरों में 1 करोड़ नए घर बनाने का भी ऐलान हुआ है। इसके अलावा गांवों को जगमग करने के लिए 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वित्त मंत्री ने किसानों और गरीब महिलाओं के लिए भी इस बजट में कई सारी घोषणाएं की हैं। सिलसिलेवार विस्तार से आप ही की भाषा में हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेगा, पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। और मेरी सहयोगी माधुरी भी इसमें रहेंगी मौजूद और आपको एक एक करके वो बिंदु समझाने की कोशिश करेंगी जिनका फायदा आपकी जिंदगी में पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक कहा रविंद्र आपने, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सबसे अहम आपको बता दें कि आपका बजट है, इस बार आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया गया है। बहुत मायनों में खास है। वित्त मंत्री बजट भाषण में रेल सुरक्षा पर बल देते हुए रेलवे सेफ्टी फंड का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही IRCTC के तहत अगर आप टिकट बुक करवा रहे हैं तो उस पर लगने वाले सर्विस चार्ज से आपको रिलीव कर दिया गया है। बजट में जो भी ऐलान हुआ है और इस बजट से किसको क्या मिला, इस पूरे लेखे जोखे पर अगले 1 घंटे में हम अपने मेहमानों से भी खास चर्चा करेंगे। साथ ही बजट के अलग अलग क्षेत्र में किसको क्या मिला ये भी बताएंगे। चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले बजट पर देखिए ये पूरी रिपोर्ट। We will take special efforts to ensure adequate flow of credit to underserved areas, the eastern states and Jammu and Kashmir. The farmers will also benefit from the 60-day interest waiver announced by the Honorable Prime Minister in respect of their loans from the cooperative credit structure. 5 साल में किसानों की इनकम दोगुना करने के लक्ष्य के साथ वित्त मंत्री ने एग्री सेक्टर के लिए बजट में तोहफों की झड़ी लगा दी। 1.87 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ एग्री सेक्टर को बूस्टर डोज देने के साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की राहत भी दी है। वित्त मंत्री ने कृषि क्रेडिट लोन का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। फसल बीमा योजना दायरा 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। फसल बीमा योजना की राशि 5,500 करोड़ से बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। सरकार ने किसानों का 2 महीने का ब्याज भी माफ कर दिया। मनरेगा के लिए अगले साल 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की घोषणा की गई। About 40% of the small and marginal farmers avail credit from the cooperative structure. The primary agricultural societies at the end of the year act as a front end for the loan disbursements. We will support NABARD for computerization and integration of 63,000 functional PACs with core banking support and district cooperative banks. बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत कुछ है। मसलन LIC बुजुर्गों की नई योजना लाएगी जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8% तक रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी। वहीं महिलाओं और स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर भी बजट में बहुत कुछ खास है। 2022 तक 5 लाख युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग, महिला शक्ति केंद्र बनेंगे। 6,000 रुपए गर्भवती महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। बजट में रोजगार, शिक्षा और युवाओं के लिए बड़े ऐलान हुए। 600 जिलों में PM कौशल केंद्र CBSE प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के लिए नई संस्था बनेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी। We have proposed to introduce a system of measuring annual learning outcomes in our schools. Emphasis will be given on science education and flexibility in curriculum to promote creativity through local innovative content. An innovation fund for secondary education will be created to encourage local innovation for ensuring universal access, gender parity and quality improvement. We propose to establish a national testing agency as an autonomous and self-sustained
premier testing organization to conduct all entrance exams for higher education. This would free the CBSE, AICTE and other premier institutions from these administrative responsibilities so that they can focus more on academics. बजट में रेल यात्रा के लिए टिकट में भी बड़ी राहत मिली है। अब IRCTC से टिकट लेने पर 10 रुपए कम खर्च होंगे, यानी ई टिकट से सर्विस चार्ज खत्म कर दिया गया है। साथ ही रेलवे कंपनीज को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लॉन्च की जाएगी। जाहिर है वित्त मंत्री ने बजट में सबका ख्याल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट में सभी का ख्याल रखने की भरपूर कोशिश की है। वो चाहे किसान हो, युवा हो या महिलाएं हो या फिर सीनियर सिटीजन्स हो, सभी के लिए बजट में कुछ ना कुछ रखा गया है। लेकिन अगर हम बात यहां पर करें कि किस तरीके से बड़ी राहतें जो बजट में दी गई हैं वो मिडिल क्लास के लिए है, और इसी पर चर्चा करेंगे। बजट जिस तरीके से आया है उसमें कई प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों से भी सामने आई है, लेकिन आपको अपने मेहमानों से हम यहां पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगी अर्चना शर्मा जी, आप उपाध्यक्ष हैं पीसीसी की। बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी आपका। इसके अलावा अलका सिंह गुर्जर जी हमारे साथ रहेंगी, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी की जयपुर सूरी में, आप हमारे साथ रहेंगी, आपका बहुत बहुत स्वागत अलका जी। कांता आहूजा जो कि अर्थशास्त्र की जानकार है, वो भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगी और अर्थशास्त्र की बारीकियां और बजट को बिल्कुल आसान भाषा में आपको और हमें समझाने की कोशिश करेंगी। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। चर्चा आपसे आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख मेरी सहयोगी माधुरी का करते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में यानी जो टैक्स पेयर है उसकी टैक्स स्लैब्स में क्या कुछ परिवर्तन आया है, किस तरह से उसकी जेब को थोड़ी राहत मिली है। माधुरी। बिल्कुल रविंद्र जी का आपने बहुत बहुत स्वागत हमारे मेहमानों का। और फिर से अगर एक बार कहें रविंद्र, आपका मैं ध्यान यहाँ खींचूंगी क्योंकि हमारे पास महिला गेस्ट हैं इस बार, और ये बहुत अहम सवाल हो चुका था इस बजट को देखते हुए कि क्या कुछ महिलाओं के लिए घोषित हुआ है। इस वक्त आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री ने बजट में देश के लोगों को बड़ी राहत दी। टैक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, और टैक्स में आप इसे समझिए, क्योंकि हर किसी के पास टैक्स को लेकर सवाल होता है। टैक्स में छूट की जो सीमा पहले 2.5 लाख की थी उसे अब 3 लाख कर दिया गया है, यानी अब 3 लाख तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना होगा, जबकि 3 से 3.5 लाख तक आपको 2,500 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। इसके आगे अगर आप 3 से 5 लाख की आमदनी की बात कर रहे हैं तो अब 5% टैक्स आपको इस पर देना होगा, जो पहले 10% था, यानी यहां भी थोड़ी सी रियायत आपको जरूर दी गई है। 5 लाख से ऊपर टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी ये पहले की तरह ही बना रहेगा। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि कुछ बदलाव, कुछ रियायतें हैं, लेकिन बहुत कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं है टैक्स स्लैब को भी लेकर। ऐसे कुछ चीजें सामने आई हैं। अगर आप बजट की या टैक्स की बात कर लें तो बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स पेयर को तोहफा दिया है। मिडिल क्लास को वित्त मंत्री ने बड़ी छूट का ऐलान किया। अब तक 3 लाख तक सालाना कमाई वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये एक बहुत बड़ा तोहफा कहा जा सकता है। और इस बजट की और भी कई बातें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन रविंद्र, ये आप समझ सकते हैं कि जो कुछ भी बदलाव, चाहे वो टैक्स स्लैब को लेकर हो, कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी और पूरी नहीं हुई, या सचमुच एक बैलेंस इसको करके रखा। बिल्कुल माधुरी, ये कोशिश हम अपने एक्सपर्ट के साथ करेंगे जानने की, लेकिन एक चीज ये साफ है मेरे लिए, आपके लिए और सभी हमारे दर्शकों के लिए कि जो रियायत दी गई है, यानी जो पैसा बचेगा टैक्स स्लैब में, जो परिवर्तन और बदलाव आया है, उस पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उस पैसे को आपको खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए अगर सरकार की तरफ से राहत या रियायत मिली है। हम सीधा रुख अपने मेहमान का करना चाहेंगे और उनसे पहले समझना चाहेंगे, माधुरी भी ये जानना चाहती है और हम भी, और हमारे दर्शक भी जो जुड़ रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कांता जी आपसे, कि नोटबंदी में जब देश लाइन में लगा हुआ था उस वक्त लगातार कहा जा रहा था बजट आने दीजिए, राहत मिलेगी। जो कष्ट झेला है अब उसके बाद यहां पर कांता जी हम समझना चाहेंगे आपको कि जो ये टैक्स स्लैब में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, जितनी उम्मीद थी क्या उतना मिला है और क्या इस राहत को काफी माना जा सकता है? थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपने जो एक प्रमुख मुद्दा था उसको उठाया है कि डीमोनेटाइजेशन के जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे और व्यक्तियों पर पड़ रहे थे, खासतौर पर जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसको कहा जाता है, छोटे उद्योग, छोटे सर्विस सेक्टर, तो उनको
दिलासा 2 महीने तक ये दिया गया कि शॉर्ट टर्म लॉस है, आपको सहूलियत शायद आपको ज्यादा हो रही है लेकिन आगे आपको फायदा होगा। तो जाहिर है कि ऐसी अगर बात बार बार 2 महीने तक अलग अलग तरीके से कही जाए तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और पहले भी राजनीतिकरण के कारण या जो भी रीजन रही हो, वो कई प्रॉमिसेस कर दिए जाते हैं कि अरे के खाते में 15 लाख जाएंगे या 1 लाख जाएंगे या टैक्स हट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें हमें भूल जानी चाहिए। डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, हो चुका अब हो चुका है। तो बजट में उसका क्या असर है? बजट में ये असर है कि सरकार ने पहले तो 1 फरवरी को बजट कर दिया, तो जो बेस है वो कम हो गया अपने आप ही। कि जैसे कीमतें गिर गई, सब्जियां गिर गई क्योंकि बिकती नहीं है, कीमतें गिर गई क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, दुकानदार खाली बैठे हैं क्योंकि ट्रांजैक्शंस के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। तो इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि कीमत गिर गई, इन्फ्लेशन कम हो गई और फिर आगे से हम बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे, तो ये थोड़ी सी ओवर एक्सपेक्टेशन सरकार ने भी की है और कुछ थोड़ा भुलावा देने की फिर से दोबारा कोशिश कर दी गई है। मेरे विचार में ये है कि डिमोनेटाइजेशन की शॉर्ट टर्म जो दिक्कतें हुई वो अलग रख दी जाए, लॉन्ग टर्म जो लॉस हुआ है वो अधिक हुआ है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो अगर हम ये कहते हैं कि 90% हमारी अर्थव्यवस्था इनफॉर्मल सेक्टर में थी, छोटे छोटे उद्योगों में, छोटी छोटी सर्विसेज में, कारपेंट्री है, मजदूर लोग हैं, बिल्डिंग वर्क है, डॉक्टर, नर्सेज, कई तरह के काम हैं जो कि सरकार ने इंकरेज किए गए, उनकी नीतियों के द्वारा ये इंकरेज किए जाते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं उनको वो टैक्स नहीं देते और उनकी इनकम इतनी कम होती है कि आप उनसे इनकम टैक्स लेना शुरू करें तो आपका खर्चा टैक्स को जमा करने में ज्यादा आएगा और टैक्स कम मिलेगा। तो इकोनॉमिकल नहीं है जो भी मिला जुला असर आपकी बात से समझ में आता है। इसके बीच में ये भी कि इस बार 92 साल बाद आम बजट और रेल बजट साथ आया, उसकी सार्थकता कितनी दिखी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक नाराजगी कुछ किसी वर्ग के पास ये भी है कि सचमुच जो रेल बजट में जितनी घोषणाएं होनी चाहिए थी, जोन वाइज नहीं था, स्टेट वाइज था, लेकिन उतना कुछ मिला नहीं। आपको लगता है कि आम बजट और रेल बजट जितनी बड़ी बातें की जा रही थी कि कॉम्बिनेशन में जब आएगा या साथ में जब आएगा शायद कुछ पॉजिटिव दिखे? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक मांग बहुत पहले से की जा रही है कि रेलवे का बजट और सरकारी ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट है एक होना चाहिए, लेकिन कई कारणों की वजह से रेलवे मिनिस्ट्री को अलग रखा गया। और आप अगर देखें उसको पीछे किस तरह से रेलवे चलती थी और किस तरह से उसके अकाउंट होते थे, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे वो रोडवेज हो और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरलाइंस हो और चाहे बैंक्स हो, कोई भी हो, उसमें रेलवे की संचालन सबसे सुव्यवस्थित थी क्योंकि उसमें सरकार का दखल नहीं होता था। जो भी प्रॉफिट है उसका हिस्सा किस तरह से बटेगा अलग बॉडी दिया जाता था। लेकिन तो बहरहाल कांता जी, जिस तरीके से ये आम बजट और रेल बजट कंबाइन ये बजट जो सामने आया है, इसकी जो मोटी मोटी और बड़ी बड़ी 20 बातें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं जो आपके काम की बेहद जरूरी है आपके लिए। माधुरी का एक बार फिर से रुख करेंगे, माधुरी आपको समझाएंगे और बताएंगे वो बिल्कुल रविंद्र, थैंक यू। और हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए आकर मेरा सवाल अर्चना जी के लिए होगा, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि इस बार का जो बजट 2017 में जो आपने बजट देखा है उसकी सबसे अहम और बड़ी बातों की अगर बात कर लें तो जीएसटी के कारण जो माना जा रहा था कि कुछ स्लैब्स में चेंजेस होंगे, एक्साइज सर्विस टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स जरूर नहीं है, लेकिन बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं है। 2.5 से 5 लाख रुपए तक की जो आपकी इनकम है उस पर आपको बस 10% की बजाय अब 5% टैक्स लगेगा, यानी कि जो मिडिल क्लास है उसका कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। 50 लाख से 1 करोड़ तक की टैक्सेबल इनकम पर 1% सरचार्ज लगेगा, जो पहले भी लगता था और अब भी लगेगा। एक और जो बहुत नया इसमें पॉइंट जोड़ा गया है, शायद मेरे सहयोगी रविंद्र भी मुझसे इत्तेफाक करें इस बात पर, कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैश में केवल 2000 रुपए ही डोनेशन ले जाने का प्रावधान कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी की जो बात सरकार करती आई है शायद वो पूरा कर पाए। नेशनल हाईवे के लिए 64,000 करोड़ रुपए का आवंटन, हालांकि और भी कुछ आगे बढ़ूं मैं, लेकिन मेरे गेस्ट लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रविंद्र मेरे साथ। रविंद्र, आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि कैश में केवल 2000 रुपए ही डोनेशन ले सकेगी
ये बहुत बड़ा ऐसा ये मुद्दा है और ऐसा ये प्रावधान रखा गया है कि जिसमें कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं होगा जो उसका स्वागत नहीं करे। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि राहुल गांधी तो इसका स्वागत कर ही चुके हैं। अर्चना जी, खासतौर पर इस पॉइंट पर फोकस करते हुए कि जो 2,000 रुपए तक ही डोनेशन कैश में ली जा सकती है, इससे ऊपर नहीं ली जा सकती, इस पर तवज्जो चाहूंगा। जो ओवरऑल बजट को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया इसके बाद चाहूंगा कि सिर्फ विपक्ष में आप लोग हैं इसीलिए कहीं ना कहीं बजट पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कुछ मूल वजह भी है, कुछ ठोस वजह भी है आपके लिए इस बजट को नापसंद करने की? देखिए रविंद्र जी, ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई भी कदम उठाए सरकार, उसके साथ हम लोग हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इससे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो स्टेप लिया गया उसका तो हमने स्वागत किया ही। लेकिन विपक्ष में इसी बजट का विरोध करेंगे ऐसा नहीं, हमने हमेशा एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाई, समालोचना में विश्वास करते हैं। अब इस बजट के साथ सबसे बड़ी विडंबना है, मेरे साथ जो बहुत वरिष्ठ शास्त्री भी हमारी वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, बहुत स्पष्ट किया कि डीमोनेटाइजेशन के रेपरकशंस को अगर एड्रेस नहीं करते हैं आप इसके माध्यम से, तो जनता को कोई राहत नहीं मिल सकती। माधुरी जब एक्सप्लेन कर रही थी टैक्स स्लैब को लेकर के, तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया, लेकिन वो टैक्स स्लैब में जो रिलैक्सेशन दिया गया वो इनसिग्निफिकेंट मानती हूं मैं, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। उस अवस्था में जब आपने भारत की महिलाओं की या गृहिणियों की सारी जो पूंजी थी बचत की उसको खातों में जमा करवा दिया, उसके बाद आप इतना सा रिबेट देते हैं तो उसको कोई राहत नहीं मिलती है। दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उन्होंने कहा कि बजट को 3 सेक्टर्स में बांटेंगे, एक हमारा सर्विस सेक्टर, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को लेकर दावे तो बहुत बड़े बड़े किए, मनरेगा के बारे में एक कह सकते भ्रम फैलाने का प्रयास किया। आपको ध्यान हो कि गत वर्ष इन्होंने जितना आवंटन किया था उसका एलोकेशन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, उसका परिणाम ये निकला कि न्यायालय की निगरानी में वो खर्चा हुआ और खर्चा हाँ मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, उसी को रविंद्र जी मैं उसी का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो वो न्यायालय की निगरानी में होने से 8 से 9,000 करोड़ जो अतिरिक्त खर्च हुआ उसमें मात्र 500 करोड़ बढ़ा करके अब वाहवाही लूटने का प्रयास करें। दूसरी बात, किसानों के प्रति हितैषी होने की भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रयास किया, लेकिन मुझे बड़ी विडंबना सी लगी पूरे बजट भाषण में कहीं भी किसान की आत्महत्या को उन्होंने संज्ञान में लेने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि ये वास्तविकता है। इकोनॉमिक सर्वे ने इसको पूरी तरह से स्पष्ट भी किया कि डीमोनेटाइजेशन के बाद सोशल डिस्ट्रक्शन हुआ, आत्महत्या में 36% इंक्रीमेंट भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और उस आत्महत्या करने वाले किसान को क्या रियायत दिया आपने, कैसे उससे इसके प्रति रोका जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमने एग्रीकल्चर बेस्ड बजट को 10 लाख करोड़ कुछ किया है, इन्होंने एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 80% एग्रो बिजनेस में जाता है, वो आम किसान को राहत नहीं देता वो। और इसी प्रकार से आप कह रहे थे हर वर्ग को छूने का प्रयास किया, महिला सुरक्षा की दृष्टि से इस बजट में कुछ भी नहीं है। चलिए, और रही बात सामरिक दृष्टि से, आपकी बात जो अर्चना जी की महिलाओं को देखते हुए या महिला सुरक्षा को देखते हुए सचमुच कुछ भी इस बजट में नहीं देखा। अलका जी हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं बीजेपी की। अलका जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया इस बजट को देख के क्या आई, उसके बाद आप एक राजनीतिज्ञ को छोड़कर एक महिला के नाते मुझे बताइए कि सचमुच आपको बजट पसंद आया कि नहीं, क्योंकि शक्ति इसमें दी गई महिलाओं को इस बजट के आधार पर, लेकिन सुरक्षा की बात कहीं नहीं है। कुल मिला के बताइए अलका जी, क्या अच्छे दिन अब आएंगे इस बजट का? अगर आप मुझे निश्चित रूप से अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले तो प्रदेश को मैं बधाई देना चाहूंगी, आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है और ये जो बजट आया है ये एक बसंत की शुरुआत ही मैं मानूंगी। अभी मैं सुन रही थी दिन भर के चैनल्स पे, तो एक अर्थशास्त्री ने कहा था कि ये इंडिया का नहीं, ये भारत का बजट है। ये भारत के हर वर्ग को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, हर चीज के डेवलपमेंट की बात इस बजट में की गई है। और जैसे अभी अर्चना जी नरेगा की बात कर रही थी, नरेगा में पहली बार 48,000 करोड़ का बजट दिया गया है, जो आज तक नहीं दिया गया था। हमारी सरकार के आने के बाद बिल्कुल डायरेक्ट जो है खातों में जाने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम उसके अंदर लेने लगे हैं, नरेगा में पक्के काम होने लगे। नरेगा में तो बहुत बदलाव हुआ। अगर मैं महिलाओं की सुरक्षा की माफ कीजिएगा, मैं इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा था कि पहली प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। आप महिलाओं राजनीतिज्ञ को छोड़ दीजिए, महिलाओं के लिए बता रही है, महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं पे आ रही हूँ मैं, महिला के नाते महिलाओं पे आ रही हूँ महिला। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आखिर बजट में महिलाओं के लिए था क्या। आप ये बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए जो बड़ी बातें सामने आई थी उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए बैंक खातों में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि कम थी, अब 6,000 रुपए कर दिया गया है। आंगनबाड़ी जो एक महिला बाल विकास विभाग का ही एक संस्था है, जो बॉडी है उनकी, आंगनबाड़ियों में 500 करोड़ का महिला सशक्तिकरण कोष बनेगा। और इसी में मेरा सवाल था कि शक्ति दी गई, अलका जी
शक्ति दी गई लेकिन सुरक्षा की बात कहीं नहीं हुई। नहीं, महिला शक्ति, महिला जब सशक्त होगी तो निश्चित रूप से वो उसको सुरक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं। 500 करोड़ रुपए सशक्तिकरण के लिए है। आप देखिए, महिला और बाल विकास कल्याण के लिए 1 करोड़ आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है उज्ज्वला योजना। आप देखिए, अर्चना जी मैं वही सवाल पूछूंगा। अर्चना जी मैं एक बात और जोड़ दूं यहाँ पर, ये अर्चना जी भी जानना चाह रही है कि जो नोटबंदी के दौरान महिलाओं ने सेविंग्स रखी हुई थी और वो जमा हो गई बैंक में, उसको लेकर जो उनका बलिदान था या जो उनका जो पूरा का पूरा उन्होंने पैसा जमा किया हुआ था डेडिकेशन के साथ, उसका क्या कुछ उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिला है? आप देखिए, नोटबंदी के बाद 36,000 करोड़ रुपए जो बैंकों में जमा हुए हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही काम में आ रहे हैं। उसमें महिला, पुरुष, युवा, किसान सारे वर्ग हैं। और महिलाओं के लिए तो पहली बार ऐतिहासिक बजट 1,84,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स। आप देखिए, 500 करोड़ रुपए महिला शक्ति केंद्रों के लिए दिया गया। महिला के बारे में तो पहली बार इस बजट में सोचा गया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5 लाख को गैस कनेक्शन देने की योजना है। तो ये सब काम महिलाओं के लिए ही है। और जो महिलाएं नेचुरली शक्ति केंद्रों में तो बात मेरी भी सुन लीजिए। आप जो कह रही है कोई भी बजट आता है, किसी साल में भी आता है, वो एक राजनीतिक स्टेटमेंट होता है सरकार का कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। वास्तविकता ये होती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसेस क्या है। जब बजट आता है तो बहुत से वायदे होते हैं, आप भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन होता कितना है? नरेगा में क्या हुआ? नरेगा की आप ही लोग सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते। कांता जी बिल्कुल सही, यहाँ पे मौजूद सवाल आपने यहाँ उठाया है, लेकिन सौगातें मिली है। जी हाँ, राजस्थान को भी सौगातें मिली है इस बजट में, और क्या कुछ वो सौगातें हैं आपको जरूर बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं माधुरी यहाँ पर, और ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान को मिला क्या है, और ये भी कहीं ना कहीं इंतजार करने वाली बात होगी कि जो मिला है वो कितना मूर्त रूप लेगा। तुरंत तो आपके बजट में बात हो रही है कि आपको और हमको क्या मिला है वित्त मंत्री जेटली के इस बजट से, लेकिन राजस्थान को भी कुछ मिला है। क्या कुछ मिला है माधुरी आपको बताएंगे। माधुरी बिल्कुल रविंद्र, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए उम्मीदें देश के बजट से प्रदेश को भी उतनी ही होती हैं, और प्रदेश में क्या कुछ खास हुआ है आपको बता दें। जयपुर और बीकानेर को 2 बड़ी सौगातें मिली है, लेकिन बीकानेर की सौगात आपको इस बजट में दिखाते हैं। आखिर बीकानेर के लिए इस बजट में कच्चे तेल का भंडार बनाने का ऐलान इस बजट के दौरान किया गया है। इस बजट में प्रावधान रखा गया है कि बीकानेर में कच्चे तेल का भंडार बनेगा। और एक और चीज बता दूं यहाँ पर माधुरी, जब ये ऐलान हो रहा था, जब अपनी बजट स्पीच पढ़ रहे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली, तो उस दौरान अर्जुन राम मेघवाल जो उनके साथ में बैठे हुए थे, सांसद भी हैं वो, तो वो काफी मुस्कुरा रहे थे, काफी खुश हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि काफी संतुष्ट वो इस फैसले से नजर आ रहे थे। वो खुद उस क्षेत्र से सांसद हैं, तो उनकी ये उम्मीद हमेशा उनके लोगों को भी रहेगी, और उनके लोगों को भी लगेगा कि चलिए कोई तोहफा तो जरूर मिला है। अर्चना जी, बीकानेर के लिए कच्चे तेल के भंडार का ऐलान हुआ है, राजस्थान के लिए तो सौगात मिली है मैम। माधुरी, 25 सांसद, 4 मंत्री और वित्त राज्य मंत्री होने के बावजूद अगर 2 घोषणाएं होती हैं और उसका भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोजगार सृजन पर नहीं होता है, तो क्या सौगात मानते हैं आप इसको? ये तो एक तरह से जनता के जनादेश का अपमान मैं समझती हूँ। और अगर अर्जुन राम मेघवाल इसको उपलब्धि समझते तो उनकी उपलब्धि पर मुझे तो कोई फक्र या गर्व नहीं होता। होती उनकी उपलब्धि यदि रिफाइनरी के लिए वहां पर कोई कमिटमेंट लेकर के आते, क्योंकि इससे 1 लाख रोजगार के सृजन की संभावना होती। अब बीकानेर ऐसे सामरिक दृष्टि से देखें तो इन्फिल्ट्रेशन के लिए सेंसिटिव या वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के कारण। तो ये मुझे लगता है कई अर्थशास्त्रियों ने और कई पॉलिटिशियंस ने इसको कहा भी है कि बहुत अच्छा कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर रिफाइनरी आ जाती तो हम जरूर साधुवाद देते। यहाँ पर अर्चना जी अपनी बात रख रही हैं, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से गौरव की बात है। राजस्थान को जो मिला है वो निश्चित रूप से गौरव का बात है, और इसके अलावा भी ग्रोथ रेट हमने ठीक किया। अगर आप हर चीज का यहाँ पर अर्चना जी अपनी बात रख रही हैं, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से गौरव की बात है। राजस्थान को जो मिला है वो निश्चित रूप से गौरव का बात है, और इसके अलावा भी ग्रोथ रेट हमने ठीक किया। अगर आप हर चीज का कंपैरिजन करें पिछली कांग्रेस सरकारों से, तो अटल जी के टाइम एक कौन से ग्रोथ रेट के कोई आप देखिए, आप डिमोनेटाइजेशन के बाद तो घटने चले गए। आप देखिए, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि आपके पास इससे बढ़ने का कोई उपाय नहीं। वर्ल्ड बैंक से ही 1% कम
ग्रोथ रेट की उम्मीद जताइए, जीडीपी ग्रोथ रेट घट जाएगी 1%। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते माधुरी, हमारे साथ कांता जी बैठी होंगी, समझने की कोशिश करते हैं। कांता जी, इकोनॉमिक सर्वे में 6.75 से लेके 7.5% तक प्रोजेक्शन रखा गया है ग्रोथ रेट का। ये दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी जा रही सामने। आप जरा आम आदमी की भाषा में समझाइए और बताइए कि क्या असलियत है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जीडीपी एक आंकड़ा होता है। उस आंकड़े में कम से कम 40% आंकड़े जो होते हैं उनको अर्थशास्त्री क्या स्टैटिस्टिशियन जो बनाते हैं, और मैंने भी एनएसएस में कई कमेटीज में काम किया है, वो गेस्टिमेट्स होते हैं। वो एक सर्वे किया और वो सब पे लागू कर देते हैं। तो कुछ चीजें सही होती है, कुछ गलत। दूसरी चीज ये है कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, इसको ही अमर्त्य सेन जैसे हमारे नोबेल लॉरिएट और भी कई लोग हैं, मैं भी, हम इसको क्वेश्चन करते हैं कि जीडीपी बढ़ जाए और लोगों की गरीबी भी बढ़ती रहे तो उसका क्या फायदा। तो जीडीपी के आंकड़े के ऊपर इतना जोर देना। बिल्कुल अलका जी, अगर बिल्कुल मैं अपनी बात कंटिन्यू करते हुए माधुरी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि रेलवे को क्या कुछ मिला वो बताएंगे। और अर्चना जी, जिस टाइम एनडीए की वाजपेयी जी के टाइम में सरकार थी, उस टाइम क्या ग्रोथ रेट थी? 8% से ऊपर थी। और फिर जब कांग्रेस के 10 साल, यूपीए के 10 साल रहे थे और कितना जीडीपी की ग्रोथ रेट नीचे आई थी, ये भी सबने देखा था। आप अगर इसकी बात करती है तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा। माधुरी, जरा बताएं कि रेलवे की तरफ से या फिर रेल की तरफ से आम आदमी को क्या कुछ मिला है? बिल्कुल, मैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार सबसे खास यही था क्योंकि 92 साल बाद रेलवे बजट भी आम बजट के साथ आ रहा था। रेलवे में आपको क्या क्या मिला है वो आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए समझा लेती हूँ। रेल सेफ्टी फंड के तहत 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ मिलेंगे। सरकार गाइडलाइन बनाएगी ताकि इस फंड का इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी। हालांकि देखिए, कब ये चीजें मूर्त रूप लेगी ये समझने वाली बात है, लेकिन ये भी एक बजट में ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ 25 स्टेशन ऐसे होंगे जिनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। 500 स्टेशन ऐसे होंगे जिन पर डिफरेंटली एबल फ्रेंडली बनाए जाएंगे। यानी कि इसके अलावा भी सोलर एनर्जी और सोलर पावर से चलाने के लिए 7000 स्टेशन को चुना जाएगा जिनको सोलर पावर से चलाया जाएगा। नई मेट्रो रेल पॉलिसी का ऐलान होगा, नया एक्ट बनेगा, इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन में मदद भी मिलेगी। इसके अलावा जो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे वो ये कि आईआरसीटीसी से अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो जो आपका सर्विस टैक्स लगता था अभी तक ऑनलाइन बुकिंग पे, वो नहीं लगेगा। मोटा मोटी ये कहें, अगर टेक्निकल पॉइंट पर ना जाए रविंद्र, तो रेल बजट का मर्ज होना आम बजट में, कांता जी मेरा आपसे सवाल है, सचमुच रेल बजट का मर्ज होना आम बजट में कितना सार्थक नजर आया इन घोषणाओं के बाद? देखिए, ये तो अरिथमेटिक में हो गया ना। पहले वो अलग होता था, प्लानिंग का बजट अलग होता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अलग होता था। अब हमारे पास आंकड़े नहीं है जिससे कि कंपेयर करके हम कहें कि क्या हुआ। लेकिन रेलवे बजट में बहुत सी अच्छी बातें हुई हैं और बहुत मुझे खुशी है कि इसमें सिक्योरिटी के ऊपर जोर दिया गया है। जो एक्सीडेंट होते हैं, हमारा जो रोलिंग स्टॉक है और जो घिस चुका है और जिनको बदलने की जरूरत है, नवीनीकरण की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, तो रेलवे का जो बजट या जो इस बजट में प्रावधान किए गए हैं और हमारे मंत्री जी सुरेश प्रभु जी ने किए हैं, वो बहुत ही सोच समझ। अर्चना जी, आप जरा बताइए, 1 लाख करोड़ रुपए रेलवे सेफ्टी के नाम पर रखा गया है। इससे पहले जो सरकार रही है, आपकी भी सरकार रही है, कभी ध्यान नहीं दिया गया था रेलवे सिक्योरिटी के ऊपर। 1 लाख करोड़ रुपए बहुत होता है मैम। ये 1 लाख ये कहना गलत है। नहीं, मुझसे आपके पास पहले अर्चना जी का जवाब ले लें। बता दिए गए किस चीज को लेकर के आप गर्व करना चाहते हैं, कितने लोग मारे गए। भी हाल ही में 3 रेल एक्सीडेंट्स हुए, कौन अकाउंटेबल हुआ? गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी कहीं भी नहीं ली उसके लिए, क्योंकि वो चीज। ये तो कोई बात नहीं हुई, एक्सीडेंट तो हर सरकार के वक्त में होती है। रविंद्र सुनिए मेरी बात, हम कब मना कर रहे हैं कि आप रेलवे सिक्योरिटी के लिए कोष बनाइए, 5 वर्षों के लिए आप 1 लाख करोड़ आवंटित कीजिए। हम भी चाहते हैं सुरक्षित रहे लोग, तो ये मत कहिए कि हमने कभी सुरक्षा पर ध्यान नहीं किया। हमने भी रेलवे को कंसोलिडेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। आज रेलवे जो चल रही है यूपीए गवर्नमेंट की भी देन है, पूर्ववर्ती सरकारों का भी योगदान हो, ये नहीं कह सकते। लेकिन इनके शासन में आने के बहुत से एक्सीडेंट्स हुए, अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स नहीं। आपने कहा कि रेलवे में मेट्रो के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, तो मुझे बताइए राजस्थान की मेट्रो के 2nd फेज के पैसे की क्या बात हुई? कोई इसके लिए अलग से लोकेशन हो, क्योंकि बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मेरी बात सुनिए, आपको मेमो कोच फैक्ट्री जो भीलवाड़ा की है, उसके लिए कोई अर्चना जी आप ये कहना चाहती हैं कि रेलवे की आप बात, सरकार पे दबाव था क्योंकि इतने एक्सीडेंट या इतने आतंकी हमले या सेफ्टी को लेकर भी बवाल देखे गए, तो ये बस सचमुच सरकार पर खास दबाव था इसलिए घोषणा की गई है?
देखिए सरकार पर दबाव भी था और सरकार खुद इसको इसलिए मर्ज करना चाहती थी क्योंकि वो उनको पता है कि उनके बस की बात नहीं, इतने एक्सीडेंट्स होना, इतने लोगों के मर जाने के बावजूद कहीं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी देखने को मिली आपको? किसी ने कुछ कहा उसके बारे में? कहा हमारे फ्लॉज थे, कार सिक्योरिटी? क्योंकि आप नहीं कह सकते, पहले की बात है, आपको तीसरा वर्ष शुरू हो चुका है शासन में होते हुए, आपकी उसकी सदाई तो आपके पास एक्सीडेंट और रही बात है तो कौन इसका विरोध कर? मैं अलका जी आपसे जानना चाहूंगा, आप ये बताएं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा है, बिल्कुल 1 लाख से भी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर प्रावधान रखा गया रेलवे सेफ्टी के ऊपर, बाकी भी बहुत सारी चीजें अच्छी यहाँ पर रेल बजट में दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ हो सकता था। बुलेट ट्रेन का यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से जिक्र किया गया, जवाब कब मिलेगा? देखिए, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझसे पूछे अलका जी से मेरी सी हाँ अच्छा। तो ये रेलवे के बारे में जो अर्चना जी कह रही है, बहुत मैं मानवीय संवेदनाओं के साथ कहती हूँ, जिनका एक्सीडेंट हुआ उसके लिए हमें दुख है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी भी राज्य में इस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं ना। आप उस तरह की पॉलिसी बनाइए। हमने संवेदना दिखाते हुए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया, इनके उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया। आप सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहली बार देखिए रक्षा का बजट पहली बात बुलेट ट्रेन को लेकर, मैम एक बार सुन लेते हैं फिर आप काउंटर कीजिएगा ना। अलका जी, बुलेट ट्रेन के बारे में बताइए। आप देखिए रक्षा, ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, रक्षा का बजट पहली बार 2,40,000 करोड़ रुपए रखा, जिनके समय में 80,000 करोड़ हुआ करता था। तो देश की आपके पास आंकड़े पूरे हैं, आपने बजट नहीं देखा होगा। और बाकी बुलेट ट्रेन की जो आप बात कर रहे हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और उस बुलेट ट्रेन को भी हम लेकर आएंगे। लेकिन बिल्कुल ये राहुल गांधी जी को भी पता होना चाहिए और आपको भी अर्चना मैम, बहुत सम्मान के साथ, कि रातों रात बुलेट ट्रेन नहीं बनती, थोड़ा समय लगता है इसमें भी, और कहीं ना कहीं अगर किसी बारे में सोचा जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में वक्त लगता है। बहरहाल छात्रों को आंकड़े की अगर बात यहाँ पर होती है, आंकड़ों को यहाँ पे समझने की माधुरी के जरिए कोशिश करते हैं कि छात्रों को क्या कुछ मिला है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन हमारे समाज की बहुत सम्मानीय है, ये भी पक्ष है, उनको क्या कुछ इस बजट से मिला है और गरीबों के लिए खासतौर पर किस तरह की घोषणाएं हुई है। बिल्कुल हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए रविंद्र, और देखिए लाजमी है, वो राजनेता है तो राजनीति तो छूटते नहीं है, लेकिन इस बार छात्रों के लिए क्या बड़ी बातें इस बजट में है वो आपको समझाते हैं। शिक्षा के लिए 1 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर, 30 लाख रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं, और आवंटन का प्रस्ताव प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी है, क्योंकि अब नेशनल एंट्रेंस ट्रस्ट बनेगा, यानी कि जो राष्ट्रीय एंट्रेंस ट्रस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग एंट्रेंस एग्जाम लिए जाएंगे। ये एक नई विकल्प होगा। इसके अलावा 4,000 करोड़ रुपए की संकल्प योजना का ऐलान किया गया है। सीबीएसई नई परीक्षा नहीं लाएगी, ये सभी राष्ट्रीय एजेंसी करेगी जो परीक्षा के लिए बनाई गई है। इसके अलावा उन बच्चों के लिए जो आईआईटी और मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट इसमें ऐलान हुआ है। वो आईआईटी जैसी परीक्षा और नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के लिए नई बॉडी बनेगी, यानी अलग अलग बॉडी होगी मेडिकल के लिए और आईआईटी के लिए। इसके साथ साथ 300-350 ऐसे पाठ्यक्रम होंगे जो ऑनलाइन शुरू किए जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सरकार लगातार लोगों को डिजिटलाइज करने में बिलीव करती है, विश्वास करती है, चाहती है कि लोग ऑनलाइन जुड़े। 350 ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम होंगे जो शुरू होंगे। ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अलावा स्वयं एक डिजिटल चैनल भी लॉन्च होगा। विज्ञान की शिक्षा पर जोर देगी सरकार, क्योंकि लगातार सरकार नवीनीकरण में बिलीव करती है। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी कुछ किया गया है, और उसमें यह कि इनोवेशन फंड हर साल स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच भी होगी। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्लॉक पर नजर रहेगी। छात्रों के लिए बड़ी बातें इसमें एडमिशन के लिए, जैसा हमने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन होगा। इसके साथ साथ इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए क्या होगा ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलआईसी की नई बीमा योजना होगी। एलआईसी में वरिष्ठ नागरिकों को 8% का निश्चित रिटर्न मिलेगा। ये सीनियर सिटीजन के लिए एक नया और अच्छा ऐलान कहा जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को आधार से जुड़ा स्मार्ट हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। रविंद्र, ये सीनियर सिटीजन के लिए जो कुछ हुआ है या शिक्षा के लिए जो कुछ हुआ है, आपको सचमुच लगता है कि बहुत बैलेंस है, या सचमुच इससे जो स्टूडेंट्स हैं? माधुरी, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन गरीबों और बुजुर्गों को खासतौर पर क्या कुछ इस बजट में मिला है, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को पहले वो भी बताया, फिर आगे चर्चा हम अपने मेहमानों से करेंगे इस पर। चलिए, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो भी हम दिखा दें कि क्लियरिटी
दृष्टि से कि क्या गरीबों और बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पे किया गया है। एक तो ये कि जो गर्ल चाइल्ड होंगी उनके साथ सबका विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी। सबका साथ सबका विकास हमेशा सरकार की टैगलाइन रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा फंड होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। इसके साथ साथ गरीबी को खराब हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है। सरकार ने एक्शन प्लान इसके लिए बनाया जाएगा। कई गंभीर बीमारियों को हटाने का प्लान भी बनाया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए आधार पर स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड भी रखेंगे, क्योंकि ये हमेशा से एक रिकॉर्ड रखने और सर्वे रखने के लिए सरकार के पास हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन ये होगा। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड होंगे जो उनकी सेहत का तो रिकॉर्ड रखेंगे ही और भी कई सारे रिकॉर्ड्स में रखे जाएंगे जिससे बहुत सारे फायदे भी होंगे। हमारे साथ मेहमान लगातार बने। कांता जी, गरीबों को लेकर जो ऐलान किए गए हैं या फिर जो एजुकेशन को लेकर किए गए हैं या फिर बुजुर्गों के लेकर किए गए, सीनियर सिटीजन के लिए जो किए गए हैं, वाकई लगता है कि बहुत बैलेंस है, खुश कर पाई सरकार इन सभी वर्ग को। देखिए इस देश में क्या सारी दुनिया भर में जो एक मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से छाया हुआ है वो है असमानता का। हमारे यहाँ भी गरीबी एक मुद्दा है और दूसरा ये है कि असमानता बहुत है जिससे कि लोगों को निराशा अधिक होती है। हाँ। तो हर एक बजट में गरीबी हटाओ का स्लोगन इंदिरा गांधी ने दिया था, बहुत साल हो गए इसको। तो उसके बाद IRDP आया, अंत्योदय आया, वो बीजेपी सरकार ने दिया था, शेखावती ने दिया था। उसके बाद और कई प्रोग्राम नए नए नाम लेके आते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, रिजल्ट क्या होता है, वो आउटकम आपके सामने है। क्योंकि जो हमारी स्ट्रक्चरल चीजें हैं, जमीन उनकी ले ली, उनको अगर पैसे नहीं मिले, कीमतें नहीं बढ़ी, इनपुट के कॉस्ट बढ़ गए, इनपुट अधिक हो गई क्योंकि आपको बिजली महंगी हो गई, सब फर्टिलाइजर महंगा हो गया, सीड महंगा हो गया, सीड की व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, तो किसानों को ये बिल्कुल सही बात है कि जो छोटे और मझले किसान हैं उनके लिए खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी तरह से अगर आप डेयरी सेक्टर को लेंगे तो डेयरी सेक्टर में जैसे मैं अभी देखती हूँ कि पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में हम सब लोग भैंस का दूध। अर्चना जी देखिए, 1 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाने का लक्ष्य है, 2018 तक बिजली हर घर में मिले ये लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में आजाद होने के बाद की समस्या थी उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं एक विजन साफ तौर पर दिखाई देता है। आप नहीं मानेंगी क्या? देखिए मेरा ये कहना है, कहीं आपने खंबे लगा दिए, तारे नहीं लगी, तारे लगा दिए तो बिजली की चोरी होने लगी। भी जानते हैं अव्यवस्था होती है। जी देखिए रविंद्र, आपने कुछ मुद्दे एक साथ लिए जैसे गरीबी, बेरोजगारी, युवा, शिक्षा। अगर इनको हम देखें तो सब चीजों में अगर शिक्षा को सर्वप्रथम ले तो उसका आउटकम क्या होना चाहिए, किसे रोजगार मिले। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि वहां पर ले ऑफ्स हो गए 1 करोड़ से ज्यादा। अब उसके बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद रोजगार सृजन के लिए आपने क्या कदम उठाया उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया बजट में, ना कितने रोजगार दिए अब तक उसके बारे में कुछ कहा गया। और जहां तक एजुकेशन की बात है, बहुत सारी चीजें इसमें कही गई, उसका हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन R&D पर आपका क्या बजट एलोकेशन है, क्योंकि उसके अभाव में ना तो कोई प्रगति हो रही है ना ही कोई इनोवेशन की ओर बढ़ सकते हैं। स्टार्टअप 1 करोड़ घर बनेंगे, ये सारी योजनाएं बिजली मिलेगी जी, घर बनाने। हाँ मेरी बात सुनिए, हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, राजस्थान की बात करें तो एक स्कैम के रूप में सामने आ रहा है। जमीनों का रूपांतरण नहीं हुआ, लोग जाकर के हाउसिंग स्कीम्स की एडवर्टीजमेंट देते हैं और जो निकाय है उनका कोई उसमें मॉनिटरिंग नहीं है। आपने कहा ऊर्जा के क्षेत्र में, तो आप कह रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट होगा, फिर आपको दरें बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? अलका जी, मैं जल्दी से आपसे भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। रोजगार को लेकर यहाँ पर सवाल करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अलका जी प्लीज। अलका जी देखिए, हाँ देखिए, रोजगार के बारे में 600 अब हम लोगों ने जिलों को सेलेक्ट किया जिसमें कौशल विकास। आप मैं अर्चना जी से क्योंकि एक सीमा होती है सरकारी। देखिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम बजट बाजार और अफसर की बात करते हैं क्योंकि माधुरी, बजट जब आता है तो शेयर बाजार बजट आने से पहले और बजट आने के दिन और बजट आने के बाद काफी उथल पुथल होती है। आज बजट के दिन क्या कुछ रहा है बाजार में, जरा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, बजट बाजार और असर की बात कर लें क्योंकि बजट जैसे ही आया बाजार में एक उछाल देखा गया। बजट के आने के बाद बाजार में एक बहार देखी गई। पर्सनल इनकम और टैक्स में राहत होने से ऑटो कंज्यूमर शेयरों में तेजी देखी गई। इसके साथ साथ बैंकों को
10,000 करोड़ मिलेंगे। ये बैंकिंग शेयरों की जोरदार तेजी ही कही जा सकती है। इसके अलावा इक्विटी में एलटीसीजी में बदलाव नहीं होने से बाजार में तेजी आई, ये माना जा सकता है, इसका कारण माना जा सकता है क्योंकि इक्विटी में एलटीसीजी में बदलाव नहीं हुआ। सरकारी तेल कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाई जाएगी, ये कहा गया था। इससे सिन टैक्स भी नहीं लगा और लिकर शेयरों में भी जोरदार तेजी देखी गई। अब इसके अलावा एमएटी को अगले 15 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। इसके साथ साथ 30 जून 2020 तक एफआईआईएस की कर्ज आय भी टैक्स फ्री कर दी गई। अफोर्डेबल हाउसिंग, जो हमारे गेस्ट भी बात कर रहे थे, अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का स्टेटस, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ने से एग्री एफएमसीजी के शेयर भी दौड़ पड़े और मतलब उनमें बड़ी तेजी देखी गई। रविंद्र, मैं अगर आप तक आऊं और आपसे कहूं कि क्या सचमुच ये भी बैलेंस है, या जो ये उछाल देखा गया, ये एक खुशी और सौगात बन जाए? अपनी बात रखते हुए कांता जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि बाजार, जिस तरह से शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में हमने देखा कि जैसे बजट अनाउंस हो रहा था तो 300 पॉइंट तक ऊपर सेंसेक्स जा रहा था। कुल मिलाकर इसको हम भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़कर तो नहीं देख सकते हैं कि ये शेयर बाजार अर्थव्यवस्था की तस्वीर बयां करता है। कांता जी, आपसे जानना चाहेंगे, बजट को लेकर जिस तरह से शेयर बाजार का रवैया आज रहा है, जिस तरह से उसका रुख रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? आज तो बहुत अच्छा रहा है, एकदम उछाल आया है। शायद इतने उछाल आना भी नहीं चाहिए क्योंकि कल गिरेगा फिर, क्योंकि वो एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता है। तो इसलिए ये तो उछाल और गिरावट शेयर मार्केट में चली रहती है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर खुश है क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेस घटा दिए गए हैं, कैपिटल गेन के ऊपर कुछ छूट दी गई है, एफडीआई के ऊपर छूट दी गई है। इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर को तो अवश्य ही खुश होना चाहिए और इसलिए स्टॉक मार्केट में उछाल आने की संभावना और थोड़ी आगे भी बढ़ोतरी होने की संभावना हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर एफडीआई आता है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्ट्रैक्ट उतने ही होते हैं जो बंद पड़े, और एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो साफ तौर पर नौकरियां बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं आय बढ़ेगी, कंजम्पशन टोटल ओवरऑल बढ़ेगी, घर का भी सपना सच होता इसमें दिखाई देगा इस बजट की अगर माने तो। माधुरी, मैं आपसे यहाँ पर अपने दर्शकों को जानकारी दिलवाना चाहूंगा कि किस तरीके से घर का सपना सच करने की बात इसमें। रविंद्र, अगर हम इस पर भी जाए चाहूंगी तो मैं बिल्कुल कंजम्पशन बढ़ेगा। मैम गो अहेड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन की जो बात की गई है, स्किल दे रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से बढ़ रहा है दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी, उसमें नौकरियां नहीं मिलती है क्योंकि ऑटोमेशन बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरी तरफ स्किल जो है, जो हम दे रहे हैं छोटा छोटा स्किल, उससे छोटे छोटे काम होते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले मैं एक पिक्चर पुरानी देख रही थी, उसमें प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या कहा था, उसने बोला एजुकेशन के लिए हमें ये नहीं चाहिए कि कौन मजदूर है और क्या उसको हम ये दे रहे हैं। उसके दिमाग के अंदर ये 2 मशीनें हैं, ये 2 कानों के अंदर जो मशीन है, इसको बढ़ावा देना है। उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, फीसें बढ़ती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मैम, यहाँ पर अपने दर्शकों को कुछ और भी चीजें हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। माधुरी, जरा जल्दी से कुछ और चीजों को बताइए जो हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है आज के बजट के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसपेरेंसी की बात इस सरकार पर उठती रही क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का जो उद्देश्य था वो भी यही था कि काले धन को लाया जाए और किसी भी तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए। लेकिन इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पॉजिटिव चीज जो कही जा सकती है वो ये कि राजनीतिक दलों के चंदों पर लगाम लग गई है। अब 2000 के ऊपर का चंदा चेक या डिजिटल मोड से ही आप ले पाएंगे, यानी कि कोई भी पार्टी ले पाएगी। पहले की सीमा 20,000 तक कैश के रूप में ली जा सकती थी। 20,000 के चंदे के बारे में स्रोत बताने से छूट थी, लेकिन अब राजनीतिक दलों को कैश चंदा लेने पर जो स्रोत होगा उसका प्रूफ देना होगा कि आपके पास वो कहां से आया। इसके अलावा देखिए, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 58% ग्रामीण जो है वो कृषि पर निर्भर है और इसके लिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। कृषि क्रेडिट लोन लक्ष्य बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। फसल बीमा योजना की बात करें तो इस राशि को भी बढ़ा दिया गया है। इस राशि को 5,500 करोड़ से बढ़ाकर 9,000 करोड़ कर दिया गया। किसानों को एक तोहफा देने की जरूरत यहां पर दिखती है। किसानों का 2 महीने का ब्याज माफ हुआ है और मनरेगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि 48,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। देश में मिनी लैब खोलने का ऐलान किया गया है। ई मंडी का दायरा बढ़ाने का बात की गई है। इसके साथ साथ
585 मंडियों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मंडियों के अपग्रेडेशन के लिए हर मंडी को 75 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल लाया जाएगा। सिंचाई के लिए अलग से राशि बढ़ाई गई है और उसे भी 40,000 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग की सिफारिशें मंजूर करने के बाद ही ये सब हुआ है, जिसमें सियासी दलों के 2000 से ज्यादा गुप्त चंदा लेने पर रोक और चुनाव नहीं लड़ने वाले राजनीतिक दलों को आयकर छूट नहीं मिलेगी। राजनीतिक चंदा लेने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाए। आरबीआई एक्ट में सुधार और चंदा देने वालों को किसी भी अधिकृत बैंक से ही बॉन्ड खरीदने होंगे। राजनीतिक दलों को आईटी एक्ट के तहत समय पर रिटर्न भरना पड़ेगा। इन सब चीजों को लेकर अर्चना जी, ट्रांसपेरेंसी की बात दिखती है कि नहीं इस बजट में? पूरी तरह दिखती है मैम। अगर राजनीतिक दलों के चंदे पर रोक लगती है या राजनीतिक चंदा देने वालों को बॉन्ड जारी होना चाहिए, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि एक लगाम लगाने की कोशिश की है सरकार ने? देखिए माधुरी, हमने कब कहा कि वे राजनीतिक तौर पर या किसी भी तौर पर पारदर्शिता लाने का प्रयास करेंगे तो इससे किसी को परहेज है। लेकिन बात तो ये थी कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कितना काला धन आया, कितनी काउंटरफीट करेंसी आई, कितना आप कह रहे हैं जमा होने से नहीं होता, आप काला धन सारी प्रक्रिया जिन लोगों ने जो ऐसा जमा कराया है वो के जमाने में जनता को सारी बातें जोड़ दीजिए, लेकिन आपकी सारी एक चीज बताइए अर्चना जी, प्लीज अर्चना जी, एक मिनट अलका जी, अर्चना जी सवाल, अर्चना जी बजट को अर्चना जी, अगर मेरी आवाज आपको सुन रही हो, मैं सवाल आपसे करना ये चाह रहा हूं कि बजट आपकी पार्टी आगे 1 फरवरी के बजाय चुनावों के बाद कराने की लेकर विचार कर रही थी, प्रस्ताव रखा गया था लेकिन माना नहीं गया था। तो जो शंका आशंका मन में थी वो दूर हो गई बजट आने के बाद? अब खुश हैं या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो आशंका थी वो यहाँ पर प्रबल दिख रही है? जनता पार्टी अर्चना जी से सुन लेते हैं जवाब, उसके बाद आपका प्रतिक्रिया लेंगे। बनाने वाले हो माधुरी जी, ये नई पार्टी नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। चुनावों के दौरान बजट रखा गया है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतना अच्छा बजट रखा गया है ये नई बात है। ऐसी नीति मैं बताना चाह रही थी, मेरी बात उस समय अधूरी रही। स्टार्टअप कंपनियों के तहत युवाओं के लिए भी रखा गया है कि स्टार्टअप से प्रेरित नई कंपनियां जो जानते हैं कोई टैक्स खा लिया जाएगा। इरेलेवेंट किसानों के लिए। बहरहाल अर्चना जी और अलका जी, यहाँ पर तो माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी हो रही है, लेकिन जब संसद में बजट पेश किया जा रहा था तो अंदाज बड़ा शायराना था और किस तरीके से यहाँ पर शेर व शायरी वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने आई थी, अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं। Madam, we are at an important point in the path of our growth and development. इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप। जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। The pace of remonetization has picked up and will soon reach comfortable levels. The effects of demonetization are not expected to spill over to the next year. Thus, IMF, even while revising India's GDP forecast from 2016 downwards, has projected a GDP of 7.2 and 7.7% in 2017 and 18 respectively. The World Bank, however, is more optimistic and has projected a GDP of 7% in 2016-17, 7.6% in 17-18. शायरी का तड़का भी लगा। हमारे साथ हमारे मेहमान बने अर्चना जी, इस मोड़ पर आकर न थमकर घबराइए आप, हम चल रहे हैं, आप भी आइए आप। ऐसा ही कुछ इसी तरह से कुछ अंदाजन शायरी में उन्होंने शुरुआत की, शायरी का तड़का भी लगाया और अपनी सरकार की। देखिए माधुरी, लग रहा है कि अर्चना जी भी यहाँ पे कुछ शायराना अंदाज में अपना जवाब देना माध्यम से और यही काम अलका जी, साथ लेने की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं, आइए पीछे पीछे हमारे यहाँ। ये सरकार की पीठ थपथपाने की बात थी कि विपक्ष पर निशाना था? अलका जी, विपक्ष पर निशाना था कि सरकार की पीठ थपथपाने की बात थी शुरुआत में ही? कांता मैम, चलिए ठीक है, कांता मैम जो जानना चाह रहे थे, नहीं एक दूसरे की बात
ये बता पा रही हैं, कह पा रही हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगा लास्ट में इस पूरे डिस्कशन के कि जिस तरीके से ये बजट पेश हुआ है, विपक्ष जाहिर तौर पर इसको पसंद नहीं कर रहा है। सत्ता पक्ष पूरी कोशिश करेगा कि ये बहुत अच्छा बजट यहां पर सामने आया है। अगला एक साल किस रूप में आप देखती हैं कि जो 6.75 से लेकर 7.5 का जो टारगेट रखा गया है ग्रोथ रेट का, क्या ये हासिल हो पाएगा या फिर इससे भी ज्यादा उम्मीद की जाए? देखिए आप मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। यहाँ बजट पे चर्चा हो रही है, यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और आपने क्या किया और उन्होंने नहीं किया, ये इसकी चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगी, आप तो मेरी विद्यार्थी कहीं ना कहीं तो रही होंगी, कि थोड़ी शांति रखिए और बजट को बजट के रूप में देखिए कि बजट में क्या अच्छा है, कुछ चीजें अच्छी है। और अगर मैं कहूँ कि उसमें कौन सी चीजें अच्छी है, तो कौन सी चीजें अच्छी ये है कि टैक्स नहीं बढ़ाए गए हैं, उसमें गरीब सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। जहां पे सरकार की क्रिटिसिज्म हो रही थी, डिमोनेटाइजेशन की हो और ये ईज इन बिजनेस की हो, जो भी हो, उसमें उन्होंने सब ना कुछ उसमें कुछ लिख दिया है। अब सारी बात ये है कि ये प्रक्रिया क्या होगी और कैसे क्रियान्वयन होगा, वो अभी किसी को जानकारी नहीं है। नीति आयोग काम कर रहा है, लेकिन नीति आयोग हर वर्ग को बजट ने छुआ है, ये शायद इस मोटा मोटी एनालिसिस के बाद पता चलता है। बिल्कुल, और बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने तीनों मेहमानों का कि आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी। अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया, अर्चना जी बहुत बहुत शुक्रिया, कांता मैम स्पेशली आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आप पूरी चर्चा में शामिल रही और बारीकियां यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझाने की आपने पूरी कोशिश की बजट से जुड़ी। और कोशिश यही सरकार की जाहिर तौर पर रहेगी कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं, न सिर्फ उन पर रहेगी नजर सरकार की, और नजर सबसे पहले अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी यहां पर सरकार की रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी राजस्थान न्यूज से जुड़ने के लिए। नमस्कार।